हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है कृष्णा। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर। आज की कहानी एक ऐसे किले की है जिसको लेकर तमाम किस्से और कहानियां हैं। जब भी भारत के भूतिया और शापित जगह का जिक्र आता है तो इस जगह का नाम सबसे पहले लिया जाता है। दिल्ली से लगभग 235 किलोमीटर दूर राजस्थान के अलवर जिले में तीन तरफ से अरावली पहाड़ों के बीच एक किला बना हुआ है जिसका नाम है भानगढ़। भानगढ़ किले को साल 1573 में आमेर के राजा भगवान दास ने अपने छोटे बेटे माधव सिंह के लिए बनवाया था। जब ये किला बनकर तैयार हुआ तब ये बहुत ही आबाद और खुशहाल हुआ करता था और उस वक्त पूरे भानगढ़ में 9000 से भी ज़्यादा घर हुआ करता था। मगर फिर ऐसा क्या हुआ कि एक हंसता खिलता शहर खंडहर में बदल गया और आज लोगों के बीच भानगढ़ किले का इतना खौफ है कि लोग वहाँ दिन में भी जाने से डरते हैं। बाकायदा भारतीय पुरातत्व विभाग, जो कि इस किले की देख रेख का काम करते हैं, उसने एक बोर्ड पर यह साफ साफ लिखवा रखा है कि सूरज निकलने से पहले और सूरज डूबने के बाद किसी भी इंसान का इस किले में जाना सख्त मना है। यानी कि दिन के उजाले में तो आप भानगढ़ किले में जा सकते हैं, पर अंधेरा होने से पहले ही आपको वहाँ से बाहर आना होगा। इस किले के भूतिया और खंडर होने की वजह वैसे तो आज भी साफ साफ किसी को नहीं पता, मगर इसको लेकर कहानियाँ बहुत है और इन कहानियों में भी दो ऐसी कहानी हैं जिन पर लोग सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं, सुनते हैं और सुनाते हैं। इनमें से जो पहली कहानी है वो गुरु बालूनाथ से जुड़ी हुई है। कहते हैं कि जब राजा भगवान दास इस भानगढ़ किले को बना रहे थे तब उस किले के ज़मीन के पास एक साधु रहते थे जिनका नाम था बालूनाथ योगी। ये वहाँ पे तपस्या कर रहे थे। जब उन्हें पता चला कि यहाँ पे एक भानगढ़ का किला बन रहा है, बहुत बड़ा और आलीशान, और राजा भगवान दास बना रहे हैं, तब बालूनाथ योगी ने राजा भगवान दास के पास एक पैगाम भिजवाया कि आप जिस किले को बना रहे हैं इससे मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मगर एक बात का ध्यान रखना कि इस किले की ऊंचाई इतनी मत कर देना कि इसकी परछाई दिन के किसी भी वक्त जहाँ मैं तपस्या करता हूँ वहाँ तक पहुँचे और मुझे छुए। उन दिनों जितने भी साधु संत और महात्मा हुआ करते थे सभी बहुत ही सिद्ध हुआ करते थे और सभी का बहुत आदर किया जाता था। उनके कही गई किसी भी बात को हल्के में नहीं लिया जाता था। इसीलिए राजा भगवान दास ने भी गुरु बालूनाथ के बात को सुनने के बाद ठीक वैसे ही किया और भानगढ़ किले की किसी भी भाग की ऊंचाई इतनी नहीं की कि उसकी परछाई गुरु बालूनाथ तक पहुंच सके। गुरु बालूनाथ की इस बात का ख्याल अगले 2 पीढ़ी तक तो रखा गया, मगर कहते हैं कि जब तीसरी पीढ़ी ने भानगढ़ की गद्दी संभाली तो उन्होंने इस बात को सीरियस नहीं लिया और गुरु बालूनाथ की दी हुई चेतावनी को अनसुना कर दिया गया। इसके बाद उन्होंने भानगढ़ किले को और ऊंचा करवा दिया, जिसकी वजह से उस किले की परछाई गुरु बालूनाथ तक पहुंच गई। जब भानगढ़ किले की परछाई गुरु बालूनाथ को छुआ तो उन्हें बहुत गुस्सा आया और उसी वक्त उन्होंने भानगढ़ किले को श्राप दिया कि भानगढ़ तबाह हो जाएगा। कहते हैं कि गुरु बालूनाथ के इसी श्राप के बाद भानगढ़ पर मुसीबत टूटी और पूरा भानगढ़ तबाह हो गया। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि 1783 में जो चालीसा अकाल आया था, जिसमें कि मरने वालों का आंकड़ा करोड़ों में था, वो अकाल गुरु बालूनाथ के श्राप की वजह से ही आया था, जिसमें भानगढ़ समेत पूरा उत्तर भारत के करोड़ों लोगों को भूखा मरने पर मजबूर कर दिया था। जानवरों तक को पीने के लिए पानी नहीं था, खाने के लिए कुछ नहीं था और उसी अकाल ने वहाँ की पूरी रिहाइश, पूरी बस्ती को उजाड़ दिया और लोग वहाँ से भानगढ़ छोड़कर अलग अलग जगह पे दूर जाकर बस गए और इसी तरह से भानगढ़ वीरान हो गया। बाद में ऐसा नहीं है कि किसी और ने वहाँ बसने की कोशिश नहीं की, बल्कि कई लोगों ने भानगढ़ पर बसना चाहा। कई लोगों ने वहाँ नया मकान बनाने की भी कोशिश की, मगर कहते हैं कि जो भी वहाँ मकान बनाता है उसकी छत कभी नहीं टिकती और हमेशा गिर जाती है और लोगों का मानना है कि ये सब भानगढ़ के श्रापित होने की वजह से ही होता है। अब दूसरी कहानी जिस पर लोग सबसे ज़्यादा विश्वास करते हैं वो कहानी जुड़ी हुई है एक राजकुमारी से। कहते हैं कि एक वक्त जब भानगढ़ बहुत ही आबाद और खुशहाल हुआ करता था तब इस किले के महल में एक राजकुमारी रहा करती थी जिनका नाम था राजकुमारी रत्नावती। राजकुमारी रत्नावती बेहद खूबसूरत थी। उसके खूबसूरती के चर्चे आसपास के पूरे इलाके में दूर दूर तक फैले थे, जिसकी वजह से आए दिन बड़े बड़े राजाओं के शादी के न्योते आते ही रहते थे। मगर इन राजाओं के अलावा एक और शख्स जो राजकुमारी रत्नावती का दीवाना था,
उनका नाम था सिंघिया। सिंघिया जो है वो एक तांत्रिक था, और जब से उसने राजकुमारी रत्नावती को देखा तभी से वो उन पर बुरी तरह फिदा हो गई, और अब वो किसी भी तरह राजकुमारी रत्नावती को पाना चाहता था। मगर उसे पता था कि वो सीधे तरीके से कभी भी राजकुमारी को नहीं पा सकता, कि कहाँ वो शमशान में रहने वाला एक तांत्रिक और कहाँ वो महलों में रहने वाला राजकुमारी। इसीलिए उसने राजकुमारी रत्नावती को हासिल करने के लिए एक दूसरी तरीका ढूंढ निकाला, और अब वो सही मौके का फिराक में लग गया। एक दिन आखिरकार उसे ये मौका मिल ही गया। एक बार राजकुमारी रत्नावती भानगढ़ में अपने कुछ सहेलियों के साथ बाजार निकली, और बाजार में वो इत्र की एक दुकान पर रुकी और वहाँ से अपने लिए इत्र खरीदने लगी। तभी तांत्रिक सिंघिया उस दुकान के बाहर से राजकुमारी को देख रहा था, और उसी पल उसने अपने मन में यह तय कर लिया कि वो राजकुमारी को किसी भी कीमत पर हासिल करके रहेगा। अब जो कि वो तंत्र मंत्र और काला जादू जानता था, इसलिए उसने राजकुमारी के पसंद किए हुए इत्र के बोतल में से एक बोतल चुपके से उठाई और उस बोतल पर कुछ तंत्र मंत्र करके उसे धीरे से वापस उसी जगह पर रख दिया। असल में वो अपने तंत्र मंत्र की विद्या से राजकुमारी को अपने बस में करना चाहता था, और उसका ये प्लान काफ़ी हद तक सफल भी हो गया, क्योंकि राजकुमारी ने उसे इत्र के साथ छेड़छाड़ करते हुए देखा भी नहीं था। और फिर राजकुमारी इत्र की शीशी लेकर अपने किले के तरफ वापस जाने लगी। तांत्रिक सिंघिया भी छिप छिप कर राजकुमारी का पीछा करने लगा। हालांकि अभी राजकुमारी सिर्फ कुछ दूर पहुंची थी, तभी उनकी एक सहेली ने उन्हें बताया कि एक अनजान व्यक्ति ने इत्र की शीशी पर तंत्र मंत्र किया हुआ है। असल में राजकुमारी के उस सहेली ने तांत्रिक सिंघिया को इत्र की शीशी पर काला जादू करते हुए देख लिया था, लेकिन वो डर की वजह से दुकान में कुछ भी नहीं बोल पाई थी। अब राजकुमारी को जैसे ही काला जादू की बात पता चली तो उन्होंने इत्र की शीशी रास्ते में पड़े एक बड़े से पत्थर पर दे मारी। पत्थर पर पड़ते ही वो शीशी टूट गई और सारा का सारा इत्र उसी पत्थर पर बिखर गया। दरअसल तांत्रिक सिंघिया ने उस इत्र पर ऐसा काला जादू किया था कि जो भी उस इत्र को लगाता वो तांत्रिक के बस में हो जाता और वो खुद ब खुद उसके पास आ जाता। पर क्योंकि राजकुमारी ने उस इत्र को इस्तेमाल किया ही नहीं, इसलिए राजकुमारी तो बच गई। मगर जिस पत्थर पर वो इत्र बिखरा, उसी पत्थर के अंदर वो सारा का सारा जादू टोना समा गया, जिसकी वजह से हुआ ये कि अब वो पत्थर खुद ब खुद लुढ़क कर उस तांत्रिक सिंघिया की तरफ बढ़ने लगा, और पत्थर ने लुढ़कते हुए उस तांत्रिक सिंघिया को कुचल दिया। और क्योंकि वो पत्थर बहुत बड़ा था, इसीलिए अब उस तांत्रिक का जिंदा बच पाना नामुमकिन था। पर मरते मरते उसने एक श्राप दिया और कहा कि राजकुमारी रत्नावती सहित इस भानगढ़ के सभी लोग मारे जाएंगे, और इन सभी लोगों की आत्माएं ताउम्र भानगढ़ किले में भटकती रहेगी। ये श्राप देने के बाद तांत्रिक सिंघिया तो मर गया, पर कहते हैं कि उसके मरने के कुछ वक्त बाद ही भानगढ़ और उसके पड़ोस के एक और राज्य अजबगढ़ के बीच बहुत भयंकर युद्ध होता है, जिसमें पूरा भानगढ़ तबाह हो जाता है। और लड़ाई में अजबगढ़ की सेना पूरे भानगढ़ में कत्ले आम मचाती है, जिसमें रानी रत्नावती सहित भानगढ़ के बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। हालांकि इतिहास में कभी भानगढ़ और अजबगढ़ के बीच हुए युद्ध का कोई जिक्र है ही नहीं, पर सदियों से यही कहानी सुनी और सुनाई जा रही है। कहा जाता है कि इस युद्ध के बाद भानगढ़ का किला कभी आबाद नहीं हुआ और ना ही उसके बाद कोई यहाँ बस पाया। वक्त बीतने के साथ साथ भानगढ़ और वीरान होता चला गया और आज भूतों का गढ़ बन चुका है। कहते हैं कि युद्ध में मारे गए सभी लोगों की आत्माएं भानगढ़ में मौजूद है। भानगढ़ में आज भी रोज़ रात को बाजार सजता है, खंडर हुई इमारतें फिर से खड़ी हो जाती है, अंदर आज भी राजा का दरबार लगता है और राजा आज भी अपना फैसला सुनाते हैं। वहाँ के लोकल निवासियों का कहना है कि उन्हें रात को अंदर से चीखने की आवाज़ आती है, कभी हंसने की आवाज़ आती है तो कभी घुंघरू होकर बजने की आवाज़। वो ये भी बताते हैं कि भानगढ़ किले के अंदर आज तक जो भी रात में गया वो फिर कभी जिंदा लौट कर नहीं आया, और अगर कोई जिंदा वापस आ भी गया तो उसकी दिमागी हालत ख़राब हो जाती है या फिर किसी दुर्घटना में मौत हो जाती है। इसके अलावा एक और चीज़ जो इस किले के बारे में मशहूर है वो ये कि जब भानगढ़ और अजबगढ़ के बीच युद्ध हुआ तो उस वक्त बहुत सारा खजाना भानगढ़ के किले में छुपाया गया, ताकि बाद में जब मौका मिले उसे वहाँ से बाहर निकाला जा सके। और इसी खजाने को आम लोगों के नज़रों से बचाने के लिए ये अफवाह फैलाई गई कि भानगढ़ किले में आत्माओं का वास है। पर क्योंकि भानगढ़
और अजबगढ़ के बीच युद्ध का कोई इतिहास है ही नहीं। इसलिए वहाँ किसी खजाने की छुपे होने की बात में कितनी सच्चाई है, इस पर भी सवाल खड़े होते हैं। एक बात और कि हर किले का शुरू से लेकर अंत तक अपना एक इतिहास होता है। भानगढ़ का किला कब, कैसे और किसने बनवाया, इसका तो इतिहास है, मगर ये तबाह कैसे हुआ, इसका इतिहास में कोई जिक्र नहीं है। और यही चीज़ भानगढ़ के किले को और रहस्यमय बनाती है। दिन में भानगढ़ घूमने गए लोगों में से कई लोग ये बताते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो, ऐसा लगता है जैसे कोई ना दिखाई देने वाला शक्ति मौजूद हो। भानगढ़ में जो नृत्य की हवेली है, उसमें से किसी को घुंघरू के बजने की आवाज़ आती है, किसी को ऐसा लगता है जैसे उनका कोई गला घोट रहा हो, तो कोई कहता है कि जब वो राजकुमारी रत्नावती की कमरे में गया तो उसे वहाँ थप्पड़ पड़े। इन खबरों के आने के बाद तब से लेकर अब तक कई बड़े न्यूज़ चैनल की टीम और पैरानॉर्मल सोसाइटी के लोग रात के वक्त वहां जाकर भानगढ़ की पड़ताल कर चुके हैं। वो सभी लोग अपने साथ भूत या आत्माओं की मौजूदगी बताने वाला डिवाइस भी लेकर गया। उनकी पड़ताल में उन्हें भानगढ़ किले में नेगेटिव एनर्जी तो मिली, मगर वहाँ किसी आत्माओं का वास है या नहीं, इसका कोई सबूत नहीं मिला। और ना ही उन्हें सजे हुए बाजार दिखे और ना ही राजा का दरबार। उनके हिसाब से लोगों ने भानगढ़ के बारे में जो कुछ भी सुना या पढ़ा है, सिर्फ उसी की वजह से लोगों को ऐसा भ्रम होता है कि वहाँ कोई मौजूद है और अलग अलग चीज़ें महसूस होती है या सुनाई देते हैं। इसके अलावा भारत सरकार की तरफ से रात के वक्त किले में एंट्री बंद करने की वजह से भी इन भूत प्रेत वाली बातों को हवा मिली। मगर वही दूसरी तरफ लोग आज भी इन किस्से और कहानियों को सच मानते हैं और उनके हिसाब से भानगढ़ के किले में आज भी भूतों का और आत्माओं का वास है। कुल मिलाकर आज भी किसी को नहीं पता कि आखिरकार 300 साल पहले भानगढ़ में ऐसा क्या हुआ था कि वो ऐसा वीरान और खंडहर बन गया और पूरे भारत की सबसे डरावनी और भूतिया जगह कहलाने लगा। तो ये थी पूरी कहानी भानगढ़ की। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप अपनी बात कमेंट में लिख सकते हैं। मैं आपसे मिलूँगा अगली कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।